नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। और पहचान थी दीर्घ संधियुक्त शब्दों में अधिकांशतः आ ई उ की मात्राएं, ये मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। मैंने आपसे कहा नियम याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो और भी अच्छी बात है। पहचान याद होना अनिवार्य है, यानी उदाहरण की शक्ल देखकर हम कैसे पहचाने कि इस संधि का उदाहरण है, उसके लिए मैंने आपको ये पहचान लिखाई है। ध्यान देंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अपवाद किसे कहते हैं? जो सामान्य नियम के विपरीत जाते हैं वे अपवाद कहलाते हैं। सामान्य नियम के जो विपरीत गए वे अपवाद कहलाते हैं। ए और ए मिलकर आ बनना चाहिए था, नहीं बना, सामान्य नियम के विपरीत है, इसलिए क्या है? अपवाद। सब में यही स्थिति होती है और अपवाद के प्रश्न अधिकांशतः एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। ये सब उदाहरण पूछे जा चुके हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनमें नियम काम नहीं करते। सामान्य नियम के जो विपरीत गए वे ही अपवाद होते हैं और महत्वपूर्ण अपवाद जो अब तक पूछे जा चुके हैं या बार बार पूछे जाते हैं उनकी चर्चा मैं हर संधि के साथ करता रहूंगा। इनमें कोई संधि नहीं होती, जोड़ना तोड़ना, जोड़ना तोड़ना दोनों स्थिति में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दिया हुआ होता है, ये लिखवाया जाता है, ये दिया हुआ होता है, ये लिखवाया जाता है, यानी या तो संधि पूछी जाती है या विच्छेद पूछा जाता है। तो आप पहचान याद रखेंगे, दीर्घ संधियुक्त शब्दों में अधिकांशतः आ ई उ की मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। चर्चा करते हैं।
स्वर संधि के भेद चल रहे थे, पहला दीर्घ स्वर संधि और दूसरा गुण स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि। नियम होते हैं यदि ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तीन नियम है। ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर हो जाता है। ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ये तीन नियम है। यदि हम चाहते तो तीनों नियमों को एक साथ एक पंक्ति में भी लिख सकते थे। यदि ए के बाद ई ऊ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। अब तक हमने ऐसे ही लिखा था, इसलिए खिचड़ी सी पक गई। तीन नियम अलग अलग जरूर लिखें, स्थिति एकदम स्पष्ट होती है। कैसे? ये चार स्वर है, ए ई उ री। अब ये चार स्वर नहीं है, आज ही हमारे द्वारा खरीदे गए मोबाइल के चार बटन। आज हमने एक नया मोबाइल खरीदा है जिसमें ये चार बटन है, और कौन सा बटन क्या काम करता है ये हमारे समझ में आना चाहिए। कोई भी नई चीज हमारे सामने आई, हम उसे छेड़ने बैठ जाते हैं जब तक समझ में नहीं आता। तो आज हमने नया मोबाइल खरीदा जिसमें ये चार बटन है। हमने क्या किया, एक ही बटन को दो बार दबा दिया, स्क्रीन पर एक नई आकृति आई। फिर हमने अगले बटन को दो बार दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई। फिर हमने अगले बटन को दो बार दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई। फिर हमने अगले बटन को दो बार दबाया, स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि हिंदी में बड़ी री नहीं होती है। ठीक है, और यही हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान में अभी अभी हमने चर्चा की थी, आ ई उ की मात्राएं आती हैं, आ ई उ की मात्राएं आती। अब हम क्या करते हैं, इस एक स्वर को बाकी के तीन के साथ अलग अलग दबाते हैं। अभी तो हमने एक स्वर को दो बार दबाया था, अब हम क्या करते हैं, इस एक स्वर को, इस एक बटन को बाकी के तीन स्वर यानी तीन बटनों के साथ दबाते हैं। कैसे? हमने ए को ई के साथ दबाया, स्क्रीन पर नई आकृति आई। हमने ए को ऊ के साथ दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई। हमने ए को री के साथ दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई, जो कि हमारी गुण संधि है। और गुण संधि की पहचान देखो, एक बटन को दो बार दबाया, स्क्रीन पर यह आकृति आई जो कि दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या बनी, आ ई उ की मात्राएं आती हैं। अब एक बटन को बाकी के साथ दबाया, स्क्रीन पर ये स्थिति, यह आकृति हमारे सामने आई जो कि हमारी गुण संधि है। तो फिर गुण संधि की पहचान क्या होगी, ए ओ की मात्रा या फिर आधार है, ए ओ की मात्रा या फिर आधार है। मैंने आपसे कहा पूरी की पूरी स्वर संधि इन चार के ऊपर निर्भर है। ये हमारे ह्रस्व स्वर ए ई उ री, इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं और रूढ़ स्वर भी कहते हैं। कैसे? अब हम उदाहरण से देखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, उसके बाद वही 10 20 30 उदाहरण हम करेंगे, सीधे उत्तर पर जाएंगे। पहले समझे गज प्लस इंद्र। अब आप मुझे बताओ गज का अंतिम वर्ण क्या है? गज का अंतिम वर्ण मैंने आपको बताया, प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। यदि शब्द के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो उसका अंतिम वर्ण ए होता है। अब इसमें कोई मात्रा है क्या? नहीं, तो इसका अंतिम वर्ण क्या होगा? ए। और जैसे हम ए को अलग करेंगे, जय अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। हमने ए को अलग किया, जय अलंत हुआ, सब अपने स्थान पर। ए के बाद ई, ए के बाद ई, नियम नंबर 1।
ए के बाद ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए होता है। ए के बाद ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए होता है। हम इन दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ए। ए को ई से मिलाया, ए ही तो आया है। ए को ई के साथ मिलाया, देखो ए को ई के साथ मिलाया, ए नियम कहता है ए को ई से मिलाते हैं ए आता है। ए को ऊ से मिलाया, ओ नियम कहता है ए को ऊ से मिलाते हैं ओ आता है। ए को री से मिलाया, अर नियम कहता है ए को री से मिलाते तो अर होता है। तो ए और ई दोनों के स्थान पर हमने क्या लिखा है? ए। बाकी का सब अपने स्थान पर, ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा यथावत। अब ए को हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। ए के स्थान पर मैं मात्रा लगा सकता हूं और शब्द बनता है गजेंद्र। दोबारा, अंतिम वर्ण ए, जैसे ए को अलग किया, जय अलंत सब अपने स्थान पर। ए के बाद ई, नियम नंबर 1, ए के बाद ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए, बाकी का यथावत। ए को मात्रा से प्रदर्शित किया, शब्द बना गजेंद्र। गुण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में इन दोनों में से कोई एक मात्रा निश्चित रूप से देखने को मिलती है। अभी हम 2 नियम की चर्चा कर रहे हैं, तीसरे की बाद में करेंगे। अभी 2 नियम, ठीक है, इनकी चर्चा तीसरे नियम की आगे चर्चा करेंगे, ध्यान देना। तो गुण संधि के जितने भी उदाहरण होते उन सब में इन दोनों में से कोई एक मात्रा निश्चित रूप से देखने को मिलती है। यदि शब्द के अंतर्गत इन दोनों में से कोई भी मात्रा नहीं है तो वह गुण संधि का उदाहरण भी नहीं होता है। यानी गुण संधि का उदाहरण होने के लिए इन दोनों में से किसी एक मात्रा का होना अनिवार्य है, जरूरी नहीं, अनिवार्य है, ठीक है। और विच्छेद का तरीका मैंने आपको पिछली संधि में बताया था। क्या विच्छेद का सबसे सरल और आसान तरीका पिछली संधि में ही बताया था कि जिस मात्रा से उदाहरण की पहचान करते हैं उस मात्रा को अलग कर दो, अपने आप विच्छेद होता है। जिस मात्रा से आप पहचानते हैं इस संधि का उदाहरण है, उस मात्रा को निकाल दो, विच्छेद हो जाएगा। कैसे? ध्यान दो, गजेंद्र किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। कैसे पहचाना? एक की मात्रा से, तो आप एक को अलग कर दो। जैसे ही आप एक को अलग करेंगे जय अलंत हो जाएगा, सब अपने स्थान पर आएगा। हमने एक को अलग किया, जय अलंत सब अपने स्थान पर। अब एक के 4 टुकड़े, ए प्लस ई आ प्लस ई, ए प्लस ई आ प्लस ई, चारों में से कोई से भी करो जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं या सबसे बुरे, कोई से भी टुकड़े आप चारों में से कर सकते हैं। मैंने टुकड़े किए आ और ई, आ और ई मिलकर भी ए बनाते हैं, हम टुकड़े कर सकते हैं। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी ना किसी मूल शब्द का निर्माण करते हैं, किसी ना किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो टुकड़े गलत। हमने जो टुकड़े किए हैं वो निश्चित रूप से किसी ना किसी मूल शब्द का निर्माण करेंगे, सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत। कैसे? मिलाओ दोनों को, क्या बना? गजा। कोई शब्द है? नहीं। स्थिति फिर वही दो होंगी, या तो ए होगा या फिर आ होगा, या तो ए होगा या फिर आ होगा। आ से नहीं बना, इसका मतलब ए होगा। और मिलाओ दोनों को, शब्द बनेगा गज। इन दोनों को मिलाओ, इंद्र। और इंद्र के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने बड़े थे। किसी भी राक्षस ने आक्रमण किया तो किसी ना किसी देव की शरण में चले गए, बड़े होते तो खुद भगा देते, इसलिए मुकुट हटा दो। शब्द बनेगा इंद्र। सही टुकड़े स्वतः ही सामने आए और जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए, जहां से शुरू किया वहीं। ये सब सीधे उत्तर पर कैसे आते आप तो ये बताओ, शॉर्ट ट्रिक्स। सीधे उत्तर पर कैसे पहुंचा जाता है, यहां से यहां। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम दीर्घ संधि में सीधे उत्तर पर कैसे पहुंचे थे। दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है, ठीक है। ऐसा ही कुछ इसमें भी करते हैं। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटा दो, प्लस से पहले पूर्व पद, प्लस के बाद उत्तर पद,
तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटा दो, ये उत्तर पद है, इसका प्रथम वर्ण क्या है, ई, हटा दो। वहां भी हमने उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाया था, यहां भी हम उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटा रहे हैं। अब याद क्या रखना है, यदि ई हटाते हैं तो ए की मात्रा, ऊ हटाते हैं तो ओ की मात्रा, यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण जिसे हम हटा रहे हैं, यदि वह ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे, यदि वह ऊ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। अब उत्तर पद का प्रथम वर्ण हमने क्या हटाया, ई, तो ए की मात्रा लगाएंगे। अब ई हटाने के बाद जो कुछ बचा है सब लिख दो। शब्द बना गजेंद्र, शब्द बना गजेंद्र, ठीक है। अब यही तरीका रहेगा, 10-20 उदाहरण आपके सामने बनाते हुए चलेंगे हम। गुण स्वर संधि नियम अभी जिनकी हमने चर्चा की थी, ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। इन 3 नियम की हमने चर्चा की। ए आ प्लस ई बराबर ए बराबर मात्रा, ए आ प्लस ऊ बराबर ओ बराबर मात्रा। मैंने आपसे कहा नियम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहचान याद रखेंगे। एक बात और मैंने आपसे कही थी वर्ण में कि स्वर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, मात्रा याद होना अनिवार्य है। किसकी कौन सी मात्रा है हमें रटी हुई होनी चाहिए, ठीक। अब कुछ उदाहरण हमारे सामने, तरीका वही रहेगा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण तो हटाना है, यदि हम ई हटाएंगे तो ए की मात्रा लगाएंगे, ऊ हटाएंगे तो ओ की मात्रा लगाएंगे। कैसे, उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाएंगे, अब ई हटा रहे हैं तो ए की मात्रा लगाएंगे। अब ई हटाने के बाद जो कुछ बचा है सब लिख देंगे। शब्द बना मृगेंद्र। अब आप मुझे बताओ मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, या हमारे सामने देखो पर्यायवाची हमारे सिलेबस में, अब हमारे सिलेबस में जब पर्यायवाची है तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है मृगेंद्र के 2 पर्यायवाची लिखिए, मृगेंद्र के 4 पर्यायवाची लिखिए, और हम क्या करते, हिरण के पर्यायवाची लिखने बैठ जाते हैं। हिरण तो ये बेटा मृग बोलते हैं हिरण को, इंद्र बोलते हैं स्वामी को, राजा को, तो किसका पर्यायवाची हुआ, शेर का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, शेर का। हमारे सामने प्रश्न था मृगेंद्र के 2 पर्यायवाची लिखिए, हम हिरण के पर्यायवाची लिखने बैठ जाते हैं, जबकि हिरण ये बेटा हमको लिखने किसके थे, शेर के, क्योंकि ये शेर का पर्यायवाची होता है। हम पर्यायवाची देखो शुरू से हम पर्यायवाची पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये पर्यायवाची लिखे और ये 10-20 उदाहरण सामने होते हैं, हम अपनी सुविधा अनुसार 2-4 सरल सरल याद कर लेते हैं। और पहले प्रश्न भी ऐसे ही आते थे, नदी के पर्यायवाची लिखिए, पृथ्वी के पर्यायवाची लिखिए, सूर्य के पर्यायवाची लिखिए, पुष्प के पर्यायवाची लिखिए, हम आसानी से उत्तर पर होते थे। अब कंपटीशन बढ़ चुका है, यहां से प्रश्न नहीं पूछता, यहाँ जो 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक शब्द उठाता है, फिर कहता है इसके पर्यायवाची लिखिए। तब हमको यह पता होना चाहिए कि पहले ये किसका पर्यायवाची है, तभी तो हम लिखेंगे। वही स्थिति है। प्रश्न हमारे सामने आता शेर के पर्यायवाची लिखिए, आसानी से लिखते, प्रश्न आया मृगेंद्र के पर्यायवाची लिखिए, गड़बड़ हो गई। आधे से ज्यादा पर्यायवाची संधि समास तैयार कराते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, और यही उनके तरीके होते हैं, यही उनके नियम होते हैं। देखो हमारे एक पेपर आता है पत्रिका या भास्कर, लगभग सबके पास पत्रिका या भास्कर, उसमें हिंदी की एक वर्ग पहेली आती है और उस वर्ग पहेली की शर्तें हुआ करती हैं। ये वर्ग पहेली वहां होती है, ऐसे भरी जाती है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। अब इसमें कंडीशन होती है कि आपको शेर का पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। अब शेर का पर्यायवाची लिखना है तो उसको 3 वर्णों का होना चाहिए, उसने ये शब्द दे दिए। तो
अब हमारे सामने शेर का पर्यायवाची आया, वर्ण लिखे, जगह दिए उसने, 3 डिब्बे खाली छोड़े, तो यानी हमको 3 वर्णों में उसको लिखना है। सबके दिमाग में एक ही शब्द आता है और वह आता है नहार, और हम लिख देते हैं नहार। ठीक है। अब वहां शर्त क्या आ गई कि मैं से शुरू होना चाहिए, मैं से शुरू होना चाहिए। अब हम इस पहेली को भरते हैं, और जब 1 बढ़ते हैं, 2 बढ़ते हैं, 3 बढ़ते हैं, 1 का जवाब नहीं आता, 2 का नहीं आता, 3 का, हम अखबार को उठाकर फेंक देते हैं। फेंक दो, लेकिन ऐसी जगह पर फेंको जहां कल मिल जाए, क्योंकि अगले दिन उसका उत्तर आएगा। अगले दिन जब उसका उत्तर आएगा तो उसे आप देख देख कर पूरा भरेंगे, पढ़ेंगे नहीं, भरेंगे। अब उससे आप भरेंगे तो आपके दिमाग में शेर का पर्यायवाची आया और ये शब्द लिखा हुआ मन नजर आएगा, मृगेंद्र, तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे मृगेंद्र भी शेर का पर्यायवाची होता है, जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में घर कर चुका होगा और आप उसे भूलेंगे नहीं। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, सब इंस्पेक्टर 2011 में। ठीक। और मजे की बात तो ये कि वहां ऑप्शन में शेर भी नहीं दिया हुआ था, वहां लिखा हुआ था शार्दुल। क्या लिखा हुआ था, शार्दुल। अब यही स्थिति हमारे सामने इस पहेली में आ गई। अभी तो मैं से शुरू करवाया था उसने, अब वो से शुरू करवा देता है। वर्ण वही 3 है, एक में एक, 1 2 3 आएंगे वही। अब इससे हमें फिर याद नहीं आया, अगले दिन फिर इसका उत्तर आएगा, तो एक नया पर्यायवाची फिर हमारे सामने आ गया। 10-5 दिन बाद आप उस वर्ग पहेली को 10-5 मिनट में भरने लग जाएंगे। आधे से ज्यादा पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे इस वर्ग पहेली से भी याद हो जाते हैं। शब्दकोश याद रखने का बहुत सरल और आसान तरीका रोजाना आपके अखबार में आता है, आप इसको भी काम में ले सकते हैं। ठीक है। तो मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, शेर का। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाएंगे, याद वही रखना है, ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। आप क्या हटा रहे हैं, ई, तो ए की मात्रा। और जब आप ए की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी, यदि आप नहीं हटाएंगे तो ओ की मात्रा हो जाएगी, याद रखना। अब ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, रमेश किसका पर्यायवाची है। प्रश्न फिर वही आया, रमेश के 2 पर्यायवाची लिखिए, रमेश के 4 पर्यायवाची लिखिए। प्रश्न फिर हमारे सामने वही आ गया। अब गड़बड़ी हो जाती है, सब पता नहीं चलता। ध्यान दो, रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, पति को। रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, पति को। लक्ष्मी का पति है जो वह है कौन, विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची, विष्णु का। अब प्रश्न हमारे सामने आता कि विष्णु के पर्यायवाची लिखिए, तो हम आसानी से लिखते, लेकिन प्रश्न हमारे सामने है रमेश के पर्यायवाची लिखिए, गड़बड़ी हो गई। प्रश्न हमारे सामने आता लक्ष्मी के पर्यायवाची लिखिए, आसानी से लिखते। प्रश्न हमारे सामने है रमा के पर्यायवाची लिखिए, गड़बड़ी हो गई। याद रख, ये पर्यायवाची याद रखने के तरीके हैं। इसी तरह से पर्यायवाची हमारे साथ चलते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सीधे उत्तर पर पहुंचना है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। हम क्या हटा रहे हैं, ई, तो मात्रा कौन सी आएगी, ए की। अब ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, सुरेश किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, सुर बोलते हैं देवताओं को, ईश बोलते हैं स्वामी को, सुरेश बोलते हैं इंद्र को। सुर यानी देवताओं का स्वामी है जो वह देवराज इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची। प्रश्न आया इंद्र के पर्यायवाची लिखिए, आसानी से लिखोगे। प्रश्न आया सुरेश के पर्यायवाची, गड़बड़ होगी। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, ए की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, नरेश किसका पर्यायवाची, राजा का। राजा के पर्यायवाची लिखिए, आसानी से लिख देते हैं। नरेश के पर्यायवाची लिखिए, गड़बड़ हो जाती है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाना है, ओ की मात्रा लगानी है। ये ओ की मात्रा है, मैं मात्रा आपको बता चुका हूं। ऊ हटाएंगे तो ओ की मात्रा लगाएंगे, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा सब लिख देंगे। शब्द बना परोपकार।
अब छठी क्लास के बाद शायद कोई छात्र हो जो नहीं जानता हो कि पर प्लस उपकार परोपकार होता है, सबको रटा हुआ है। लेकिन एक कंपटीशन में जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, प्रश्न पूछा परोपकार में कौन सी संधि है, वहां संधि का नाम पूछा, गड़बड़ हो गई। इसलिए मैंने आपसे कहा कि नियम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पहचान याद होना अनिवार्य है। उदाहरण की शकल देखकर हमें यह पता चलना चाहिए कि हमारा ये उदाहरण इस संधि का है, और जैसे हम उदाहरण को पहचान जाएंगे तो आसानी से विच्छेद भी कर देंगे। ठीक है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा यथोचित, जितना उचित हो, यथोचित। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, ए की मात्रा, और ए की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी। अब ई हटाने के बाद जो कुछ बचा यथेच्छा, जितनी इच्छा हो या इच्छा के अनुसार, जितनी इच्छा हो या इच्छा के अनुसार, तरीका वही रहेगा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हटा रहे हो, ऊ हटाएंगे तो ओ की मात्रा। अब ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा है सब लिखेंगे, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ। अधिकांशतः छात्र इसका अर्थ राम जी से लेते हैं कि मर्यादा, ये राम जी तब बनता है जब इसके आगे मर्यादा जुड़ जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम, तब श्री राम होता है। ठीक है, पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग मनु के लिए किया जाता है, आदि मानव मनु पुरुषोत्तम। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा नरोत्तम। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा कथोपकथन, संवाद जिसे हम कहते हैं, कथोपकथन संवाद। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा गंगोर्मी। ऊर्मी किसे कहते हैं, ऊर्मी दीर्घ संधि में चर्चा कर चुके हैं, ऊर्मी बोलते हैं लहर को। गंगोर्मी, गंगा की लहर, गंगा की लहर। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा नवोड़ा, किसे कहते हैं, नवोड़ा, नवविवाहिता, नवविवाहिता वह स्त्री जिसकी अभी अभी शादी हुई है, नवोड़ा कहलाती है। ठीक है, नव का अर्थ होता है नया, नव का अर्थ तो है नया, उड़ा का अर्थ होता है युवती। ठीक है, नव का अर्थ होता है नया, उड़ा का अर्थ होता है युवती, नव का अर्थ होता है नया, उड़ा का अर्थ होता है ओढ़ना। जो नया नया ओढ़ना सीखती है वो नवोड़ा कहलाती है। यानी लड़कियां अपने घर पर कैसे भी रहती हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है घूंघट, इसलिए नवोड़ा कहलाती है। नवविवाहिता वह, दो जगह प्रश्न पूछा जाता है, संधि में भी प्रश्न पूछा जाता है, संधि में भी प्रश्न पूछा जाता है, और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द वन वर्ड जिसे हम कहते हैं वह भी प्रश्न पूछा जाता है, नवविवाहिता। ठीक है, तो प्रश्न आता है वह स्त्री जिसकी अभी अभी शादी हुई है, नवोड़ा। वह स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई है, यह भी आता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द में। वह स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई है, अनुडा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, अध्युड़ा। देखो सबके अर्थ लिखे हुए, नव प्लस उड़ा, नव प्लस उड़ा, नव का अर्थ होता नया, उड़ा का अर्थ होता युवती, तो नई नई युवती। वह स्त्री जिसका अभी विवाह हुआ है, इसको हम तोड़ते हैं तो ये क्या होता है, अन प्लस उड़ा। अन का अर्थ होता है अभाव रहित, तो वह जिसकी शादी नहीं हुई है। इसका हम विच्छेद करते हैं तो अधि प्लस उड़ा, अधि का अर्थ होता है अधिक,
वह जो एक से अधिक स्त्री रखता है, युवती रखता है, तो वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है अध्युड़ा। ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द में पूछे जाते हैं। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, ई हटाएंगे, एक की मात्रा। अब ई हटाने के बाद जो कुछ बचा शब्द बनता है राकेश। किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है? प्रश्न आता है राकेश के 2 पर्यायवाची लिखिए, राकेश के 4 पर्यायवाची लिखिए, कुछ भी प्रश्न। राका बोलते हैं रात को, ईश बोलते हैं स्वामी को। रात का स्वामी है जो वह चंद्रमा। अब प्रश्न हमारे सामने आता चंद्रमा के पर्यायवाची लिखिए, आसानी से लिखते। प्रश्न आया राकेश के पर्यायवाची लिखिए। प्रश्न हमारे सामने आता रात के पर्यायवाची लिखिए, आसानी से लिखते हैं। प्रश्न हमारे सामने आया राका के पर्यायवाची लिखिए, गड़बड़ी हो जाती है। तो राकेश चंद्रमा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा। ई हटाने के बाद जो कुछ बचा गुड़ाकेश। किसका पर्यायवाची? गुड़ाकेश। गुड़ाका बोलते हैं नींद को, ईश बोलते हैं स्वामी को। नींदों का स्वामी है जो वह, नींदों का स्वामी है जो वह अर्जुन। नींदों का स्वामी है जो वह शिव। शिव का भी पर्यायवाची होता है तो अर्जुन का भी पर्यायवाची होता है। गुड़ाका बोलते हैं नींद को। हम कहते हैं ना बैठे बैठे गुड़क गया। सबसे अधिक उदाहरण कहाँ मिलते हैं? बस और ट्रेन में, जब बैठे बैठे ही पड़ोसी के कंधे पर सॉरी में सफर पूरा हो जाता है, याद रखना। तो गुड़ाका नींद, ईश स्वामी, नींदों का स्वामी है जो वह है, अर्जुन का भी पर्यायवाची है और शिव जी का भी पर्यायवाची है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा। ई हटाने के बाद जो कुछ बचा ऋषिकेश। किसका पर्यायवाची? प्रश्न आया ऋषिकेश के 2 पर्यायवाची लिखिए, 4 पर्यायवाची लिखिए। गुड़ाकेश के 2 पर्यायवाची लिखिए, 4 पर्यायवाची लिखिए। इनसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो गड़बड़ होती है। शिव जी के पर्यायवाची, अर्जुन के पर्यायवाची हम लिख सकते हैं। अब देखो, ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को, ईश बोलते हैं स्वामी को। ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को, ईश बोलते हैं स्वामी को। इंद्रियों का स्वामी है जो वह है विष्णु। प्रश्न आया विष्णु के पर्यायवाची, हम उत्तर पर थे। प्रश्न आया ऋषिकेश के पर्यायवाची, गड़बड़ी हो गई। ठीक है। अंग्रेजी में एक प्रथा है किसी भी वर्ण को साइलेंट कर देने की। अंग्रेजी में किसी भी वर्ण को साइलेंट कर दिया जाता है। यह वायरस हिंदी में भी आया और हम इसे ऋषिकेश उच्चारित करने लगे। है को साइलेंट किया और ऋषिकेश उच्चारित किया। हमारी फिल्मी दुनिया में एक नायक हुआ करते ऋतिक रोशन। यदि आप उसकी स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे तो एच से शुरू होती है। ऋतिक रोशन, है को साइलेंट कर रखा है और ऋतिक रोशन बोला जाता है को साइलेंट कर रखा है, ऋषिकेश बोला जाता है। विष्णु का पर्यायवाची है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा। ई हटाने के बाद जो कुछ बचा उमेश। किसका पर्यायवाची? उमा बोलते हैं पार्वती को, ईश बोलते हैं स्वामी को। पार्वती का पति है जो वह है शिव का पर्यायवाची। हमारे सामने प्रश्न आता शिव के पर्यायवाची उत्तर पर होते, उमेश के पर्यायवाची पूछते ही गड़बड़ हो गई। हमारे सामने प्रश्न आता पर्यायवाची के पार्वती के पर्यायवाची उत्तर पर होते, हमारे सामने प्रश्न आया उमा के पर्यायवाची, गड़बड़ हो गई। ई हटाएंगे, एक की मात्रा। ई हटाने के बाद जो कुछ बचा धनेश। किसका पर्यायवाची? इसको तो हम जानते हैं साहब, धन का स्वामी है जो वह है कुबेर।
उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, हृदय किसका पर्यायवाची, हृदय का स्वामी है जो वह है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, महेंद्र। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, राजेंद्र। दिमाग नहीं लगाना, नियम लगाना है। आपको यह याद रखना है कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, हम क्या हटा रहे हैं। ई हटाएंगे तो एक की मात्रा, ऊ हटाएंगे तो ओ की मात्रा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, द्वारका का स्वामी है जो वह है कौन, कृष्ण का पर्यायवाची। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, मिथिलेश, मिथिला एक जगह का नाम है, शहर का नाम, नगर का नाम है, का स्वामी है जो वह है कौन, जनक, राजा जनक। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, आप ऊ हटा रहे हैं तो ओ की मात्रा लगाएंगे। ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा है सब लिखेंगे। जल उर्मी, उर्मी बोलते हैं लहर को, उर्मी बोलते हैं लहर को, जल उर्मी पानी की लहर। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, महोदय। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, कमलेश किसका पर्यायवाची है, कमलेश के दो पर्यायवाची लिखिए, कमलेश के चार पर्यायवाची लिखिए, ध्यान देना। कमला बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, लक्ष्मी का पति है जो वह है विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची है। अब इसका विच्छेद पूछा जाता है, हमारे दिमाग में ये भी आता है, मैंने बताया कि हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी न किसी मूल शब्द का निर्माण करते हैं, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। अब हमने शब्द कमल भी पढ़ा है और कमला भी पढ़ा है, तो दोनों सही होने चाहिए, नहीं सिर्फ ये रहेगा, याद रखना, क्योंकि कमला बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, लक्ष्मी का पति है जो वह है कमलेश, विष्णु का पर्यायवाची है, ये गलत हो जाएगा यदि आप कर आते हैं तो। याद रखना विशेष तौर पर, कमला प्लस ईश, कमला प्लस ईश कमलेश, ठीक है। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, पतन की ओर अग्रसर। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, मंद का अर्थ होता है छोटा, उधर बोलते हैं पेट को। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाएंगे, ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, सहोदरी। आरएस में पूछा जा चुका है 2017 में, 28 मार्च को पेपर 2017 में ये उदाहरण पूछा गया था, सहोदर, सगा भाई, सगा भाई, ठीक है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, और जो कुछ बचा, ई हटाया, एक की मात्रा, जो कुछ बचा, शुभ चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, और जो कुछ बचा, नीति। ये छोटे छोटे उदाहरण हमारे सामने आते हैं तब गड़बड़ी होती है, याद रखना, ये छोटे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। अब इसका विच्छेद पूछ लिया नीति का, तो ने प्लस इति ऐसा नहीं, ठीक है। ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, गणेश। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, व्यंग्योक्ति, व्यंगपूर्ण कथन।
उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ हटाएंगे, ओ की मात्रा, उ हटाने के बाद जो कुछ बचा महोदय। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, ए की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा खगेश। किसका पर्यायवाची है? खग बोलते हैं पक्षी को, ईश बोलते हैं स्वामी को गरुड़। उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ हटाएंगे, ओ की मात्रा, उ हटाने के बाद जो कुछ बचा कर्णोत्पादक, करुणा का उत्पादन करने वाला। उ हटाएंगे, ओ की मात्रा, उ हटाने के बाद जो कुछ बचा दर्प। दर्प बोलते हैं गर्व को, घमंड को, घमंडपूर्ण युक्ति कथन। उ हटाएंगे, ओ की मात्रा, उ हटाने के बाद जो कुछ बचा स्वपार्जित, स्वयं के द्वारा अर्जित किया हुआ। विच्छेद करना है, तोड़ना है। ठीक है, विच्छेद का तरीका मैंने आपको बताया था कि जिस मात्रा से हम उदाहरण की पहचान करते हैं उस मात्रा को अलग कर दो, विच्छेद होता है। ठीक है, अब स्वेच्छा, अब ए है, अब ए के चार स्थिति थी, ए प्लस ई, आ प्लस ई, ए प्लस ई और आ प्लस ई, इसको आप तोड़ेंगे। ठीक है, स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा। अब ध्यान दो, अब इसको आप आ की मात्रा, दो स्थिति आएंगी आपको, या तो ए आएगा या आ आएगा। अब बताओ इन दोनों में से यहाँ क्या लिख सकते हो आप, स्व या स्वा? तो एक ही आएगी। इच्छा में ई छोटी होती है तो स्व प्लस इच्छा ये आएंगे। भूतेश्वर, भूत प्लस ईश्वर, अब ईश्वर बड़ा होता है, ईश्वर में बड़ी होती है, आप छोटी लगाएंगे ईश्वर तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी ना किसी मूल शब्द का निर्माण करते हैं। देखो भूतेश्वर किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। कैसे पहचाना? एक की मात्रा, एक को अलग करेंगे, एक के चार टुकड़े होते हैं, अब मैंने बताया जो टुकड़े किए गए किसी न किसी मूल शब्द का निर्माण करते हैं। हम इन दोनों को मिलाते हैं तो शब्द बन जाता है भूत। यदि हम यहाँ आ लिखते तो शब्द बनता भूता, कोई शब्द नहीं होता। इन दोनों को मिलाएंगे तो ईश्वर। अब ईश्वर में ई बड़ी होती है तो ये बड़ी ई आएगी। ठीक है, से प्लस उत्साह। आप उल्टा भी जोड़ कर देख सकते हैं। उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ हटाएंगे, ओ की मात्रा, उ हटाने के बाद जो कुछ बचा सत्सा। ठीक है, दिन प्लस ईस, ई हटाएंगे, एक की मात्रा, जो कुछ बचा। दिन का पर्यायवाची दिनेश, किसका पर्यायवाची? दिन का स्वामी है जो वह है सूर्य का पर्यायवाची। अन्य प्लस उक्ति, उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ हटाएंगे तो ओ की मात्रा, उ हटाने के बाद जो कुछ बचा सब हमने लिख दिया। उच्च प्लस ऊर्ध्व, उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ हटाएंगे तो ओ की मात्रा और जो कुछ बचा। ठीक है, साहित्य प्लस उन्नति, उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ हटाएंगे तो ओ की मात्रा और जो कुछ बचा उन्नति। ये दो नियम हमने किए थे, ये दो नियम हमने किए। ठीक है, जिनमें ये दो नियम के हमने 10-20 उदाहरण किए। इनको यदि आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में ए और ओ की मात्रा देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया गुण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में अधिकांशतः ए और ओ की मात्रा देखने को मिलती है। यदि शब्द के अंतर्गत इन दोनों में से कोई मात्रा नहीं है तो वह गुण संधि का उदाहरण भी नहीं होता है। ठीक, अब हम इसकी बात करें, अब हम इसकी बात करें इससे पहले
दो की चर्चा कर रहा हूं। प्र प्लस ऊड प्रोड, अक्ष प्लस ऊहिनी अक्षोहिणी, ये दोनों क्या है? अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं? जो सामान्य नियम के विपरीत जाते हैं वे अपवाद होते हैं। जो हमारे सामान्य नियम हैं उनके जो विपरीत गए वे सब अपवाद है। सामान्य नियम के विपरीत जाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अपवाद कहलाते हैं। ए और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, ओ आना चाहिए। ए और ऊ मिलकर ओ आना चाहिए, लेकिन औ आता है, तो ये क्या हो गए? हमारे अपवाद हो। अब ध्यान देना, देखो ध्यान देना काम के बाद। अक्षौहिणी किसे कहते हैं? अक्षौहिणी बोलते हैं सेना को, बहुरंगी सतरंगी सेना, जिसमें पैदल से लेकर घुड़सवार हाथी सवार सब आ जाया करते। उन्हीं बोलते हैं सेना को। अक्षौहिणी बहुत बड़ी सेना। ठीक, अब समझने वाली बात क्या है कि देखो यहां तो न लिखा हुआ है, यहां अणे हो गया, यहां न लिखा हुआ है, यहां अणे हो गया। क्यों? ये हमको समझना है, ये हमको समझना है। ध्यान देना, जिन शब्दों में री रे और से ये वर्ण होते हैं उनमें न नहीं आता, वह अणे में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत में एक सूत्र होता है रसाभ्याम नोण, जो हमसे कहता है कि जिन शब्दों में री रे और से ये तीन वर्ण होते हैं उनमें न नहीं आता, वह अणे में परिवर्तित हो जाया करता है। अब मैंने आपको संयुक्त वर्ण बताया था, किन के योग से मिलकर बना, ये मैं आपको बता चुका हूं। और मैंने आपसे कहा ये आपको याद रखने पड़ेंगे, किन किन के योग से मिलकर बने। नीम खोदने का काम मैं पहले कर चुका हूं, ये मैं इनकी चर्चा पहले कर चुका हूं, किन किन के योग से मिलकर बने। देखो इन दोनों के योग से मिलकर ये बना हुआ है, तो क्या इसमें ये वर्ण नहीं है? है, तो इसकी वजह से न अणे में परिवर्तित हुआ है, इसकी वजह से न अणे में परिवर्तित हुआ है। जैसे आप इसे अलग कर देंगे तो अणे फिर न में परिवर्तित हो जाएगा। तो जिन शब्दों में री रे और से ये तीन वर्ण होते हैं उनमें न नहीं आता, वे अणे में परिवर्तित हो जाता है। आरएस मेंस 2017 में यहां से एक उदाहरण पूछा गया था। एक उदाहरण था, राम प्लस अयन रामायण। अयन बोलते हैं गति को। राम जी की जहां जहां गति हुई थी, राम जी जहां जहां गए थे, उसके ऊपर जो कुछ लिखा गया वो रामायण कहलाया था। अब देखो अयन, इस अयन शब्द में इन तीनों में से कोई वर्ण है क्या? नहीं है, इसलिए न लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही शब्द में रे मिला, न अणे में परिवर्तित हो गया। आप इसे जैसे ही रे को अलग करेंगे, अणे फिर न में परिवर्तित हो जाएगा, फिर परिवर्तित हो जाए। दूसरा उदाहरण यहां से, पहला उदाहरण ये 2017 की बात कर रहा हूं, ये उदाहरण थे आरएस मेंस 2017 में। दूसरा उदाहरण यहां से था, प्रे प्लस मान, इस रह की वजह से न अणे में परिवर्तित हुआ, इस रह की वजह से न अणे में परिवर्तित हुआ। जैसे आप इसे अलग करोगे तो अणे फिर न में परिवर्तित हो जाएगा। ये दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण यहां से पूछा गया था, सुर प्लस नखा, इस रे की वजह से न अणे में परिवर्तित हुआ है। जैसे आप रे को अलग करेंगे अणे फिर न में बदल जाएगा। तो जिन शब्दों में री रे और से आते हैं उनमें न नहीं आता, वे अणे में परिवर्तित हो जाया करता है। तो इसकी वजह से, इस रे की वजह से, इस रे की वजह से, इस रे की वजह से ये न अणे में परिवर्तित हो रहे हैं। और ये उदाहरण तीनों पूछे गए थे। और चौथा उदाहरण जो था वो था प्रे प्लस आंगन प्रांगण, जो मैंने आपको दीर्घ संधि में लिखाया था। और उस समय मैंने आपसे कहा अगली संधि में डिटेल से मैं आपको ये बताऊंगा। तो 4 उदाहरण पूछे गए थे, ये रामायण, प्रमाण, सुपर्णखा और प्रांगण, ये 4 पूछे गए थे। और रे की वजह से ही अणे में परिवर्तित हुए। हम एक शब्द लिखते हैं लखन। अब बताओ तीनों में से, इन तीनों में से कोई वर्ण है क्या? नहीं है, न लिखा हुआ है। हम शब्द लिखते हैं लक्ष्मण।
अलग करेंगे। इसकी वजह से नए अणु में परिवर्तित हुआ। जैसे इसको अलग किया, अणु फिर नए में परिवर्तित हो गया। तो जिन शब्दों में री, रे और से आते हैं उनमें नए नहीं आता, वे अणु में परिवर्तित हो जाता है। ये उदाहरण पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये नए जो है अणु में परिवर्तित हुआ है। याद रखना, पूछे जाते हैं उदाहरण। आरजेएस में भी रामायण पूछा गया था 2018 में। ये आरजेएस ये पेपर हुआ था, वहां भी ये उदाहरण पूछा गया था। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं तीसरे नियम की। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे नियम की। मैं आपको एक उदाहरण यही उठा लेते हैं हम, देव प्लस ऋषि। ठीक है, अब आप मुझे बताओ देव का अंतिम वर्ण क्या है। देव का अंतिम वर्ण है ए, और जैसे ही आप ए को अलग करेंगे वह अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। ए को अलग किया, वह अलंत सब अपने स्थान पर। ठीक है, अब ए के बाद री, ए के बाद री, नियम नंबर 3। ए के बाद री आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तो नियम नंबर 3 के अनुसार मैं इन दोनों के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, अर। बाकी का सब अपने स्थान पर। मिलाओ सबको, वे ऐसे पूरा, और रे आधा है और आधा रे हमेशा ऊपर। शब्द बनता है देवर्षि, शब्द बनता है देवर्षि। दोबारा, ए को अलग किया, बेअलंत सब अपने स्थान पर। ए के बाद री, नियम नंबर 3। ए के बाद री आता है तो दोनों के स्थान पर अर, बाकी का यथावत। सबको मिलाया, वह ऐसे पूरा, रे आधा था ऊपर पहुंचा। अब हम सीधे उत्तर पर कैसे जाएंगे ये याद हो। देखो, देव शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसा देव यहाँ है वैसा देव यहाँ है। ठीक है, क्या करना है, री का रे बनाना है, पड़ोसी के सिर पर बैठाना है। री का रे बनाया, पड़ोसी के सिर पर बैठाया। पहला शब्द जैसा है वैसा ही यथावत रहता है। यदि उसमें आ की मात्रा है तो हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि आ और री मिलकर भी अर बनाते हैं। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, यदि उसमें आ की मात्रा होगी तो हटाएंगे, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे। कैसे, उदाहरण देखो। देखो, पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे, देवर्षि। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, कर्ण। री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे, कर्णवर्षि। कर्ण एक ऋषि का नाम है। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे, सप्तर्षि। 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समाहार। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, ग्रीष्म। री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर, ग्रीष्म ऋतु। 100-200 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है, याद रखना। पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर पहुंचाएंगे। नियम याद रखना है, शकल कैसी बनती है भूल जाओ, सिर्फ नियम याद रखो, हर बार सही पर उत्तर पर होंगे। पहला शब्द जैसा है वैसा यथावत, री का रे बनाया, पड़ोसी के सिर पर बैठाया। पहला शब्द जैसा है वैसा रहेगा, नहीं रहेगा, आ की मात्रा हट जाएगी। री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे। दोबारा, महा प्लस ऋषि, अंतिम वर्ण क्या है, आ। अब आ को हटाएंगे तो है अलंत हो जाएगा, सब अपने स्थान पर आएगा। अब आ के बाद री आया है, नियम नंबर 3 कहता है आ के बाद री आता है तो दोनों के स्थान पर अर होता है, बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बचा जाता है सबको मिलाते हैं, है ऐसे पूरा हो जाएगा। रे आधा और आधा रे हमेशा ऊपर जाता है, शब्द बनता है महर्षि। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, यदि आ की मात्रा है तो हटा देंगे, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठेंगे।
तो फिर आ की मात्रा थी, हटा दी। री का रे, राज, ये ऋषि है, ठीक है। री का रे और पड़ोसी का सिर, राजर्षि, राजा है जो ऋषि। पहला शब्द जैसा है वैसा नहीं, फिर आ की मात्रा हटा देंगे, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे। बहुत अधिक ऋण। आ की मात्रा हटानी है, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे। 26 जून 2018 आरएस मेंस में उदाहरण पूछा जा चुका है। ये वहां उदाहरण था। ये शब्द, पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि आ की मात्रा है तो हटा देंगे, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर पहुंचा। ठीक है। अब रे हम किसके स्थान पर लिख रहे हैं? री के स्थान पर, तो विच्छेद भी ऐसे ही होगा। अब देखो ये रे जो है इसको तो आपने बना दिया री। अब इसके बाद जो कुछ बचा है, ठीक है, ऋषभ, जिसके ऊपर था वो आएगा, याद रखना। ठीक, बाकी का अपने स्थान पर। देव प्लस ऋषभ, देखो देव अपने स्थान पर, री का रे बनाया, पड़ोसी के सिर पर पहुंचाया। अब री का तो आपने, रे का तो बना दिया री, बाकी का जो था अपने स्थान पर, शाम प्लस ऋचा। पहला शब्द यथावत, री का रे, पड़ोसी का सिर। री का तो बना दिया आपने, रे का बना दिया री, बाकी का अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, री का रे, पड़ोसी का सिर। ये आपने आ की मात्रा हटाई, री का रे बनाया, पड़ोसी के सिर पर बैठाया। ये हमारी थी गुण संधि, ये हमारी थी गुण संधि। ठीक है। तो गुण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में ए ओ की मात्रा, ए ओ की मात्रा या फिर आधा रे आता है, ये इसकी पहचान होती है। गुण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में ए ओ की मात्रा देखने को मिलेगी या फिर आधा रे देखने को मिलेगा। तो गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए ओ की मात्रा या फिर आधा रे देखने को मिलता है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नई संधि के साथ अगली क्लास में फिर। धन्यवाद।